नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले हैं और अपना बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आप सबके साथ अनूप। सबसे पहले बात बुद्ध पूर्णिमा की करेंगे, लेकिन उससे पहले बात आज से शुरू हुए तीसरे लॉकडाउन की। जी हां, आज से तीसरे लॉकडाउन की शुरुआत हो गई है। बिहार में 1 जून तक तीसरा लॉकडाउन रहेगा और लॉकडाउन में पहले की तरह सख्ती भी रहेगी। हालांकि कृषि से जुड़े दुकानों को थोड़ी छूट दी गई है। कृषि से जुड़े लोग रोज सुबह में दुकान खोल सकते हैं। पहले 2 दिनों तक की दुकान खोलने की छूट थी। तो देखिए, तीसरे लॉकडाउन की आज से शुरुआत हो गई है। आज से 1 जून तक तीसरा लॉकडाउन रहेगा बिहार में। सख्ती पहले की तरह रखी गई है तीसरे लॉकडाउन में, लेकिन कृषि से जुड़े दुकानों को थोड़ी छूट दी गई है। पहले हफ्ते में 2 दिन दुकानें खोल रही थी, लेकिन कृषि से जुड़े जो लोग हैं रोज सुबह में दुकान खोल सकते हैं। वक्त वही है, पहले 2 दिनों तक की दुकान खोलने की छूट थी, लेकिन अब हर रोज कृषि से जुड़े जो दुकान है, खाद बीज की दुकानें हैं या फिर दूसरे कृषि संबंधित दुकानें हैं, वो हर रोज खुलेंगे। जो वक्त तय किया गया था उसी वक्त पर कृषि से जुड़ी दुकानें खुलेंगी। तो बिहार में 1 जून तक तीसरे लॉकडाउन में क्या छूट है और क्या पहले की तरह पाबंदी रहेगी, जरा ये भी जान लेते हैं। तो देखिए, इस बार जब तीसरा लॉकडाउन लगा है, कृषि संयंत्र से जुड़े दुकानों को खोलने की छूट दी गई है। 1 जून तक तीसरा लॉकडाउन लगा है और कृषि संयंत्र से जुड़े दुकानों को इस बार खोलने की खास छूट मिली है। पहले कृषि से जुड़े दुकानों को 2 दिनों के लिए छूट मिली थी। शहरी क्षेत्र में सुबह 6 से 10 बजे तक दुकानों को खोलने की छूट मिली और पहले की तरह डीजे और बैंड बाजे पर प्रतिबंध लगा रहेगा। पहले की तरह शादी में 20 लोग ही शामिल हो पाएंगे। अनिवार्य सेवा को छोड़कर बेवजह घूमने पर प्रशासन या पुलिस के लोग कार्रवाई भी करेंगे। आवश्यक सेवाओं को छोड़ सभी कार्यालय, निजी प्रतिष्ठान जो हैं वो बंद रहेंगे। तो देखिए, हम आपको बता रहे हैं क्या बंद रहेगा, क्या खुला रहेगा, क्या सख्ती रहेगी, तीसरे लॉकडाउन में क्या व्यवस्था की गई है। और हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज हमारे साथ इस खबर पर जुड़े हुए हैं, गौरीचक से आनंद जुड़े हुए हैं। आनंद, इस तीसरे लॉकडाउन की बात करें तो सबसे खास बात यह रही कि कृषि से जुड़े जो दुकान है उनको खोलने की छूट मिल गई है। पहले हफ्ते में 2 दिन खोलने की छूट थी, लेकिन इस बार ऐसा कहा जा रहा है कि हर दिन दुकान खोल सकते हैं। वक्त पहले की तरह रहेगा। क्या कुछ खास और व्यवस्थाएं की गई हैं? कितना फायदा मिलेगा इससे? देखिए अनूप, अब चूंकि कृषि कार्य भी शुरू होने वाले हैं, मानसून अगले महीने में प्रवेश कर जाएगा बिहार में और फिर कृषि का कार्य शुरू हो जाता है। 25 तारीख के बाद से ही कृषि का कार्य लगभग शुरू हो जाता है और इस वक्त हम मौजूद हैं गौरीचक में एक खाद दुकान पे। और चूंकि हफ्ता में अब तमाम 7 दिन खाद की दुकान खुलेगी। चूंकि अब जैसा कि मैंने आपको बताया अनूप कि अब खेती के कार्य शुरू हो जाएगा, तो किसानों को सबसे ज्यादा समस्या खाद का, बीज का, ये सब का होता है और ऐसे में अगर दुकान 7 दिन रखें तो किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। देखिए, हमारे साथ एक खाद की दुकान के मालिक हैं और इनके खाद का भंडार वगैरह सब तैयारी हो गया है ना? हाँ, सब कंप्लीट है। अच्छा, पहले हफ्ता में 1 दिन 2 दिन ही खोलने की इजाजत थी, 2 दिन, हाँ, बृहस्पति और सोमवार। अब 7 दिन खोलने के लिए भी मिल गया, तो अब कितनी राहत है? बहुत राहत है, हम लोग को भी है, किसान लोग को भी है। अब हफ्ता में 2 दिन मिलता था। गर्मा फसल कुछ है, जैसे अभी गर्मा में मूंग है, मकई है, गौतहा है इत्यादि में किसान को सिंचित करते थे तो खाद होने में प्रॉब्लम हो रही थी और अब तो राहत हो गई। बहुत राहत हुआ। तो देखिए, ये दुकान है, क्या नाम है आपका? हरिचरण पासवान जी, इनका दुकान है और हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए, खाद की दुकान पे धीरे धीरे किसान भी यहाँ पर पहुंचने लगे हैं। चूंकि जैसे ही दुकान खुलती है अनूप, उसके बाद लोगों को जानकारी होती है, क्योंकि अभी तक इन लोगों के पास जानकारी ये थी कि हफ्ता में 2 दिन खुलेगा, लेकिन अब हफ्ता में 7 दिन खुलेगा। तो किसान भी यहाँ पर पहुंचने लगे हैं। खाद वगैरह का कितना जरूरत हो जाता है? वही 10 किलो 20 किलो सब्जी में पड़ता है, मूंग में पड़ता है, डांठ में पड़ता है, जिनोड़ा में पड़ता है। वही सीजन है, दूसरा कोई सीजन नहीं। तो अब तो खाद मिल रहा है ना आसानी, सबको दिक्कत नहीं? हाँ ना, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, मिल रहा है, कोई दिक्कत। अब खेती का काम कब से शुरू कर रहे हैं? खेती के काम तो हो ही रहा है, जब शुरू हो गया, मतलब खाद की जरूरत पड़ रही थी ना? जी। आप बताइए, कैसी बिक्री हो रही है? जी, अच्छी बिक्री हो रही है। किसान पहले से ज़्यादा अच्छा महसूस कर रहे हैं, उनको रोज़ खाद समय पर मिल जा रहा है। मतलब पहले की तरह, पहले लॉकडाउन में से दुकानें कम दिन खुलती थी, अभी
किसान आसानी से आते हैं, मतलब समय अनुसार उनको अपना खाद मिल जाता है। अच्छा, आप लोगों को समस्या भी नहीं है 7 दिन खोलने में? जी नहीं, अब हम लोग भी देखिए सबसे बड़ी राहत किसानों को मिली है, और किसानों को लेकर ये राहत इसलिए क्योंकि तीसरे लॉकडाउन की शुरुआत हुई। पहले 2 दिन खाद की दुकानें खुलती थी, लेकिन अब ये हर रोज खुलेंगी, वक्त वही रहेगा और फायदा भी होगा क्योंकि मानसून आ रहा है, अब खेती का वक्त भी आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद इस तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, कोरोना काल में लोगों को बेवजह सफर करने पर रोक लगाई गई है। अगर जरूरी है तो बाहर निकले, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें। लेकिन पटना के गंगा नदी में नाव की तस्वीर देखेंगे तो सब कुछ बेमानी लगेगी। यहां नाव पर लोग ओवरलोडिंग कर सफर कर रहे हैं और साथ ही कोरोना प्रोटोकॉल का भी उल्लंघन कर रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि यह हालत राजधानी के करीब की है, वो भी जब तक ओवरलोडिंग के कारण कई हादसे नहीं हो जाते तब तक इन पर रोक नहीं लग पाएगी। तो देखिए, हम आपको ओवरलोडिंग की खबर दिखाएंगे, अभी बताएंगे आपको कि कैसे यहां पर गंगा नदी में बेरोक टोक ओवरलोडिंग के जरिए लोग सफर भी कर रहे हैं। ना तो यहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है, ना ही लोग मास्क लगाते हैं, बिल्कुल भरकर नाव के सहारे जा रहे हैं। यहां इनको रोकने टोकने वाला कोई भी नहीं है। राजधानी पटना से सटे गंगा तटों पर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। में कई बार नाव दुर्घटना हुई है और इसकी वजह हुई है कि नाव पर जरूरत से ज्यादा अगर लोग सवार होते हैं तो कई बार ऐसी दुर्घटना घट जाती है। लेकिन इस वक्त हम आपको पटना में गंगा नदी के किनारे की एक तस्वीर दिखा रहे हैं, जिसमें आप नाव पे लोगों की भीड़ देख सकते हैं। बड़ी संख्या में उस नाव पे लोग सवार है। एक तो सोशल डिस्टेंसिंग का धज्जिया उड़ाया जा रहा है, दूसरा कि इतनी बड़ी संख्या में नाव में सवार होकर लोग सफर कर रहे हैं। अगर इस बीच में कोई दुर्घटना घट जाती है तो इसके लिए जिम्मेवार कौन होगा? ये राजधानी पटना की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, कलेक्ट्रेट के ठीक सामने, जिस नाव पे कई लोग सवार हैं। और जाहिर सी बात है, कई बार ऐसी घटनाएं घटी है जब जरूरत से ज्यादा नाव पे लोग सवार होते हैं तो दुर्घटना हो जाती है। लेकिन इसके बावजूद लोग संभलने को तैयार नहीं है, नाविक संभलने को तैयार नहीं है और प्रशासन की नजर भी ऐसी तस्वीर पर नहीं। कैसे नाव में जरूरत से ज्यादा लोगों के सवार होने से खतरा काफी बढ़ जाता है, तो प्रशासन की नजर इस पर पड़नी चाहिए और ऐसे नाव पे जो ओवरलोडिंग होते हैं उन पे रोक लगानी चाहिए ताकि इस तरह के दुर्घटना होने की संभावना कम हो। लेकिन फिलहाल जो तस्वीर दिख रही है वो कुछ और ही बयां करती है, क्योंकि नाव में जरूरत से ज्यादा लोग सवार हैं और वो दियारा इलाका से पटना की ओर आते हैं। तो इस तस्वीर को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि बड़ी संख्या में जो लोग नाव पे सवार हैं। कई बार ऐसी घटनाएं घटी है जब ओवरलोडिंग की वजह से गंगा नदी में दुर्घटना घटी है। तो प्रशासन को अभी भी सचेत होना होगा, क्योंकि अब मानसून का समय भी आ रहा है और गंगा के जलस्तर में भी काफी बढ़ोतरी होगी। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क। और देखिए, कई राज्यों में लॉकडाउन की वजह से बड़ी संख्या में मजदूर बिहार वापस लौटे हैं। ऐसे लोगों को बिहार में रोजगार भी दिया जा रहा है। समस्तीपुर के भगीरथपुर पंचायत में 400 से ज्यादा लोगों को रोजगार मुहैया कराया गया। मजदूरों से बातचीत की हमारे सहयोगी मुकेश कुमार ने। लॉकडाउन के दौरान सबसे अधिक परेशानी किसी वर्ग को हुई है तो वो मजदूरों का वर्ग है। लेकिन समस्तीपुर के भागीरथपुर गांव का ये दृश्य है, जहां पर मनरेगा के तहत लोगों को रोजगार मिल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नहर की उराही का काम चल रहा है। साथ ही यहाँ पर जो जानकारी मिली है, करीब 400 से अधिक लोगों मनरेगा योजना के तहत यहाँ पे काम कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो हम बंगाल जूट मिल में काम करते थे। मजबूरी वहाँ लॉकडाउन लगने के बाद हम लोग को काफ़ी कठिनाई हुई, वहाँ से भाग करके हम लोग को आना पड़ा और यहाँ आते कुछ लोग काम कर रहे थे। उसी में हम लोग को करीब 400 मजदूरों महिला पुरुष काम कर रहे हैं। हम दिल्ली में काम कर रहे थे अनान पर्वत में, वहाँ लॉकडाउन लग गया, वहाँ से हम चले आए। यहाँ आए तो मनरेगा के तहत हमको काम मिल गया। इसी से परिवार पूरे परिवार को लोग चल जुड़ती है और उस नहर की उराही का काम चल रहा है। कितने लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं? यहाँ पर अभी है 100-150 आदमी सब काम खट रहा है। उसके बाद और भी वृक्षारोपण है। पंचायत के माध्यम से हर दिन 500 मजदूर को काम दिया जाता है, अलग अलग जगहों पे। सब कल्याणपुर प्रखंड में अभी 6500 लेबर के द्वारा काम चल रहा है। आज के दिन में 6500 लेबर हमारे यहाँ इंगेज है, जिसमें सबसे ज़्यादा भागीरथपुर पंचायत में हमारे यहाँ जो मजदूर जल जीवन हरियाली के तहत जो यहाँ पे
नहर है उसमें काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से सरकार का जो ये लॉकडाउन के दौरान एक मजदूरों को रोजगार देने की जो व्यवस्था है काबिले तारीफ है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। और अब बात बेगूसराय की करते हैं। तो बेगूसराय में प्रशासनिक अधिकारी की दादागिरी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि 13 मई का ये वीडियो है जिसमें कोरोना का टीका लेने जा रहे एक युवक को तेघड़ा के सीओ परमजीत सिरमौर ने पहले पकड़ लिया, उससे बदसलूकी की और उसकी जमकर पिटाई की। पीड़ित युवक गुहार लगाता रहा लेकिन पदाधिकारी ने उसकी एक नहीं सुनी। हैरानी की बात तो यह भी थी कि शिवेंदु ने थाने में शिकायत भी की लेकिन अभी तक सीओ और उनके सहयोगियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पीड़ित युवक मधुरापुर नौखुद्दी का रहने वाला बताया जा रहा है। तस्वीरों में आप खुद देख सकते हैं कि कैसे उसके शरीर पर जख्म के निशान भी थे और वो कैसे अधिकारी के सामने गड़गड़ा भी रहा था। सर वैक्सीन लेने जाएंगे अरे तो सर वैक्सीन लेने जाएंगे तो आप मारिएगा। सर वैक्सीन लेने जाएंगे तो आप मारिएगा। सर ऐसे मारिएगा आप लोग, सर ऐसे करके मारिएगा। और तेघड़ा के सीओ परमजीत सिरमौर की इस हरकत के बाद अब कई सवाल उठ रहे हैं जो बेहद अहम है। सवाल क्या है ये भी हम आपको बताते हैं। क्या लॉकडाउन में वैक्सीन लगाने जाना गुनाह है? सवाल यह है कि क्या अगर लॉकडाउन है और अगर वैसे में वैक्सीन लगाने जाना पड़े तो क्या ये गुनाह हो जाता है? सवाल यह भी कि अगर युवक जा रहा था तो उसकी पिटाई आखिर क्यों की गई? थाने में शिकायत के बाद भी आखिर अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? क्या लॉकडाउन में वैक्सीन लगाने जाना गुनाह? यह सवाल है। देखिए बेहद अहम सवाल न्यूज़ 18 उठा रहा है और सीओ की दादागिरी पर कलेक्टर संज्ञान कब लेंगे? जी हां, संज्ञान कब लेंगे कलेक्टर, यह भी सवाल है। कलेक्टर सीओ परमजीत सिरमौर पर आखिर कार्रवाई कब करेंगे? परमजीत सिरमौर पर कब तक कार्रवाई होगी? तमाम सवाल है जिनका जवाब भी बेहद जरूरी है। और अब बात उस तबाही की आहट की जिससे बिहार, झारखंड सहित पड़ोसी राज्य भी सहमे हुए हैं। अगले 3 दिन यहां के लिए बेहद खतरनाक हैं। जी हां, तबाही वाला तूफान आ चुका है। चक्रवाती तूफान यास जो है ओडिशा में भद्रक के पास समुद्र तट से टकराया है। तूफान का असर पूरे ओडिशा, झारखंड और बिहार में भी दिखने लगा है। ओडिशा में समुद्र में लहरें उठ रही हैं और लगातार यहां तेज बारिश हो रही है। बालासोर में समुद्र तट से तूफान का जायजा लिया हमारे सहयोगी सत्यजीत सेनापति ने। कितने जोर से जैसे बोला जा रहा था 4 मीटर के आसपास ये जो लहर होगा, 4 मीटर के आसपास लहर देखा जाएगा, वो भी दिखाई जा रहा है। अभी लंबे बड़े बड़े जो लहर है वो आ रहे हैं, उसके साथ हवा भी 120 से ज्यादा के स्पीड में चल रहा है। और जैसे ही साइक्लोन का लैंडिंग प्रोसेस शुरू होगा जो रुख है और भी ज्यादा बढ़ेगा और जोर से और भी हवा चलने लगेगा। लेकिन अभी जो समुद्र का लहर है वो परेशान करने वाला समय है, क्योंकि जो कोस्टल एरिया के जो घर है वो उसके गांव में, उसके घर में पानी पहुंचने का भय भी रहेगा। बालेश्वर से सतीश सेनापति, न्यूज़ 18। और देखिए यास तूफान का असर बिहार के भी कई जिलों में पड़ने वाला है। नवादा भी उन जिलों में शामिल है जहां पर चक्रवात तूफान यास का असर देखने को मिल सकता है। जिले में तेज हवा के साथ बारिश से मौसम का मिजाज बदल गया है। जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। देखिए हमारे सहयोगी अनिल विशाल की रिपोर्ट। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार नवादा में भी यास चक्रवात का भी असर देखने को मिलेगा और अगले 3-4 दिनों तक नवादा में उसका
प्रत्यक्ष रूप से असर देखने को मिलेगा। कल हम नवादा की बात करें तो नवादा में कल से ही मौसम में तब्दीली हुई है, जहां रुक रुक कर थोड़ी बहुत बारिश भी हुई है। तापमान की बात करें तो तापमान में भारी गिरावट आई है। एक तरफ जहां लोग गर्मी से परेशान हो रहे थे, वहीं दूसरी तरफ इस चक्रवात के असर के कारण काफ़ी तापमान में गिरावट आई है। इसके कारण लोगों को काफ़ी राहत पहुंची है। सुबह से ही तेज़ हवाएं भी चल रही है। हालांकि बारिश बूंदाबूंदी ही हुई है। बारिश के आसार लगातार बने हुए हैं और लगातार तेज़ हवाएं चल रही है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि नवादा में का जो पूर्वानुमान जो है अगले 3 से 4 दिनों का, वह पूर्वानुमान कहीं ना कहीं सही साबित हो रहा है। और जिला प्रशासन की तरफ से इसको लेकर अभी से तैयारी शुरू कर दी गई है, क्योंकि जो भी संभावित इलाके है उसको लेकर एक आदेश भी जारी किया जा चुका है कि लोग अनावश्यक घर से ना निकले और जो भी उनके पशु और पालतू जानवर है उन्हें मैदान में या उसे सुरक्षित जगह से रखने का अपील किया जा रहा है। इलाके में माइकिंग भी की गई है। तो आने वाले जो 3-4 दिन होंगे वो नवादा के लिए महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि नवादा बिहार के दक्षिण हिस्से में आता है और पूर्वानुमान के अनुसार दक्षिण बिहार का हिस्सा इससे काफ़ी प्रभावित होगा। तो अगले 3-4 दिनों के लिए लोगों को थोड़ा सावधानी बरतने की जरूरत है। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। इधर बेतिया में भी तूफान यास का असर दिखने लगा। तेज आंधी के दौरान बीच सड़क पर एक पेड़ गिर गया, जिसके चपेट में आने से एक महिला समेत 2 लोग घायल हो गए। हरदिया फार्म के पास बाइक से जाने के दौरान ये लोग पेड़ की चपेट में आ गए। घायलों को DMCH में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। चक्रवाती तूफान यास को लेकर रोहतास जिला प्रशासन भी अलर्ट है। रोहतास जिले के लिए 27 और 28 मई को अलर्ट जारी किया गया। जिला प्रशासन ने स्वास्थ्य विभाग और बिजली विभाग को मुस्तैद रहने का निर्देश दिया है, ताकि किसी भी तरह की दिक्कत का सामना मुस्तैदी के साथ किया जा सके। साथ ही आम लोगों को संयम बरतने की उनसे अपील भी की गई है। ये सुपर साइक्लोन जो है 27 और 28 को संभावित है और उसमें जो है रोहतास डिस्ट्रिक्ट को भी रखा गया है। मीडियम वार्निंग यहाँ का है। तो हम लोग तो खैर अलर्ट मोड पे हैं ही। सभी लोगों से अपील होगा कि सभी लोग सचेत रहेंगे और उस दिन थोड़ा सा अपना ख्याल ज़्यादा रखेंगे। बाकी डॉक्टर्स को सूचना हम लोग दे रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का इशू नहीं हो और सब लोग कुछ न कुछ वैकल्पिक इंतजाम अपने पास रखेंगे। भागलपुर में जिला अधिकारी ने चक्रवाती तूफान यास को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। सुब्रत कुमार ने बताया कि SDRF की एक टीम को अलर्ट पर रखा गया और साथ ही सड़क और बिजली विभाग को भी अलर्ट मोड पर रहने का निर्देश दे दिया गया है। सब लोगों को अलर्ट भी किया, क्योंकि इसमें तेज गति से हवा भी चल सकती है और 27 तारीख के बाद इसका प्रभाव 27 तारीख से ही देखने को मिल सकता है। तो उस हिसाब से तो जो भी शहरी इलाके हैं, खास करके भागलपुर नगर निगम का क्षेत्र, तो वहाँ नगर आयुक्त को बोला गया है कि पानी जमाव की स्थिति में तुरंत ही उसकी निकासी हो, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए। और बिजली के जो भी कार्यपालक अभियंता है तीनों डिवीजन के, पहलगांव, नवगछिया और जो शहरी क्षेत्र है, उनको हम लोगों ने निर्देश दिया है कि बिजली की आपूर्ति। कोरोना की वजह से लोगों को नदी तटों पर स्नान करना मना है, लेकिन मुंगेर में बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर कई लोग गंगा घाट पर पहुंच गए। हालांकि ये संख्या बहुत अधिक नहीं है। लोगों का कहना है कि गंगा मैया से उन्होंने कोरोना जैसी महामारी से निजात दिलाने की कामना की है। मुंगेर से हमारे सहयोगी अरुण शर्मा की रिपोर्ट देखिए। इस वक्त मैं मौजूद हूं मुंगेर के गंगा घाट पे। आप देख सकते हैं कि गंगा घाटों पे जो आज बुद्ध पूर्णिमा को लेके जो श्रद्धालु है वो गंगा स्नान को आए हैं, लेकिन एक सुखद तस्वीर देखने को मिली कि जो कोविड काल में जो गंगा में जो लोग जो है बहुत संयमित होकर बहुत कम संख्या में लोग आए हैं। तो ये एक अच्छी पहल है लोगों की कि इस कोविड काल में जो आस्था है, आस्था तो ठीक है, लेकिन इस कोविड के जो नियमों का है वो फॉलो किए हुआ। कम संख्या में लोग आए, हालांकि लोग आए हुए गंगा स्नान को लेके, लेकिन कम संख्या में आप लोग आए हैं। तो ये एक अच्छी लोगों की अच्छी सोच है। इस सोच को लेके अन्य लोग भी सामने आए ताकि जो कोविड है, कोविड का चैन टूट सके। जो गंगा में आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं वो पूजा में भी लगे हुए हैं। जो आज बुद्ध पूर्णिमा है उस पूजा में लगे हैं। अम्मा ये बताया जाए आज क्या है? पूर्णिमा।
तो आज के दिन क्या होता है? गंगा स्नान होता है। गंगा स्नान होता है, गंगा पूजा करना। अच्छा, तो आज कोविड भी है तो इसलिए कम संख्या में लोग आए हैं। हाँ, वो डर लगे कोरोना के लिए सर। अच्छा जी, कोरोना में गंगा जी में कोरोना है। अच्छा, वही समय कतार में आया। हाँ, आपने देखा कि जो महिला श्रद्धालु है वो भी आई हैं, उनका भी कहना है कि जो गंगा की स्थिति अभी है वो यहाँ पे स्नान को नहीं आना चाहिए। जो कोविड है, कोविड के गाइडलाइन को सभी को फॉलो करना चाहिए ताकि जो कोविड का चैन है वो जल्द से जल्द टूटे और लोग जो है पहले जैसे वातावरण में हो और से वो लोग घूमे। ये अच्छी पहल है। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18 मुंगेर। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड।